नवीद नसीम साहब, वैसे जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस पे तो खामोशी बनती है, लेकिन चलें, अब हमें प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ तो सर लेकर जाना है, बात को तो आगे बढ़ाना है। सर मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत 300 लीटर है और उसमें कहा यह गया है कि जी अगर आप कैश पे वो ले रहे होंगे तो 3 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं आपने, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो कार्ड वाली चीज़ को छोड़ के वो कहेंगे जी भाई कार्ड से भी करोगे तो आपको अब ये 309 रुपये देने होंगे, अगर आप इसमें 909 रुपये देने होंगे अगर आप 3 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। क्योंकि हमारी कौम तो ज़रा और तरह से सोचती है ना, वो कहेगी भाई अब 3% तो ये इजाफी है, मैं हुकूमत को दूँ ना दूँ, तुम तो मुझे दो, तुम तो निकालो मेरे लिए, आवाम से ही कहा जाएगा। सर आसमा, मैं तो आप लोगों की गुफ्तगू सुन के ये सोच रहा हूँ कि इस दफा जब मैं बकरा लेने जाऊं तो मैं वो भी क्रेडिट कार्ड से ही लूं। उसके बाद जब चारा लेने जाऊं उसको भी कहूँ मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड ही है, क्योंकि हुकूमत ने मना कर दिया है मुझे तो कैश पेमेंट करने से। उसके बाद अगर मैंने कोई मेरा मूड हो, लाहौर में मैं रहता हूँ, अगर भाटी दरवाजे से मेरा मूड हो सिरी पाए खाने का भज्जे के या टकसाली गेट में, तो उसके बाद जाके भी मैं कहूँ जी कि मेरे पास तो एटीएम कार्ड है, 2 कुलचे दे दो तो एक पाया दे दो तो काट लो अपने 400 रुपए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो मुझे एंटरटेन करेगा? आपका सिस्टम जो है वो इस वक्त, आप इन सारे इकदाम का मतलब ये है कि ये लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं टैक्स कलेक्शन में। इन लोगों का बस चले तो हमारे सांस लेने के ऊपर भी पाबंदी लगा दें। उसको कहें कि सांस जो है ये आप अगर फाइलर है तो इतने का और नॉन फाइलर इतने का। कोई पता नहीं, कोई एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये कहेंगे कि जो जिस बच्चे के यहाँ, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उससे पहले पूछेंगे जी कि आपके आपके जो पैसे लगेंगे नॉन फाइलर है तो इतने लगेंगे और फाइलर जो है वो इतने लगेंगे। मुझे ये बात बताएं, हम सारा कुछ दे देते हैं, हम 3 रुपए ऊपर दे देते हैं जाके पेट्रोल पंप के ऊपर। उस पेट्रोल पंप पे हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी को मेक श्योर कौन करेगा? कौन हमें बताएगा कि हमें 253 रुपीज पर लीटर रॉन 95 पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हमारी हुकूमतों के पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये हमारे अवाम से पैसे निकलवाने के तरीके ढूंढें। इन्हें तो अब अखबारों में और टीवी पे एक इश्तिहार देना चाहिए कि आप हमें ये बताएं कि हम लोगों से किस तरीके से और तरीके लगाकर हम लोगों से ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं, और जो सबसे अच्छा तरीका बताएगा उसको हम फाइलर बना देंगे। शायद इस वजह से लोग फाइलर बनने लग पड़े पाकिस्तान में। ये सर लोग ये उसको एक्सेप्ट उसको कर वज़ीर रहे आज़म का हैं। मुशीर लगा लेंगे सर, आजकल मुशीर बड़े बन रहे हैं। सॉरी बट मुशीर पे देखें मुशीर आ रहे देखें हैं सामने पाकिस्तान, सर। नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो देखें हमें वैसे ही हमारी खुशकिस्मती है कि इतने मशरकी वजीर आजम, इतने सुगड़ वजीर आजम, इतने मैं आप सबसे क्या कहूँ, इस पे लगाते जाएं, इतने खूबसूरत खूबसूरत वजीर आजम हमें मिले हैं। उनको तो मशीरों की जरूरत ही नहीं है। वो वो खुद ही मशीरे आला तरीन है, लिहाजा आप उनको तो छोड़ ही दें। लिहाजा अब अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में कोई नई चीज, हमेशा अवाम के लिए बजट बुरा ही होता है। आप कोई पाकिस्तान के रिसेंट हिस्ट्री में बता दें जिसमें किसी भी किस्म का कोई रिलीफ हो। आप सिर्फ ये सोचना कि हुकूमत से पहले आईएमएफ बजट अप्रूव करेगा, तो आईएमएफ हमारे लिए एक कॉमन पर्सन फ्रेंडली बजट कैसे अप्रूव कर सकता है? आप मुझे इसका जवाब बता दें। नवीद साहब, ये जो बात काशिफ साहब ने अभी कही, भारत में मोदी की मकबूलियत का ग्राफ जो कि बहुत नीचे आ चुका है, सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की सियासत, ये जो सारा हजीमत और जिस तरह से शिकस्त हुई है और उसके बाद जिस तरह से सफारती महाज पर वो में इतने ज़्यादा नाकाम दिखाई देते हैं, उनकी सियासत जो है अब ख़त्म हो चुकी है? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इससे फ़ायदा उठाएगी और फिर हम देखेंगे कि कोई ना कोई तहरीक उनके खिलाफ आ रही होगी? 2023 में जिस तरह से आई थी तहरीक अदम एतमाद, ऐसी तहरीक से दोबारा से आ सकती है मोदी के खिलाफ भारत के अंदर? सर अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट आप लोगों को नोट करवाना चाहूंगा कि अगर आप ये साउथ एशिया में या इस पूरे रीजन में एक फिनोमेना देखें कि इस रीजन में जो भी हुकूमत करता है 8 9 10 साल के बाद उसने जाना ही जाना होता है। और उसकी रिसेंट मिसाल जो है वो हमारे बांग्लादेश में हमने देखी है। जो जिनका जिनका दौर जो था टीना शेख का, वो बेहतरीन दौर था। उसी दौर में बांग्लादेश ने बेहतरीन एक मईशत के तरक्की सबब की अपनी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी सर, को बिल्कुल तरक्की की। बिल्कुल। लेकिन जब वो उनका एक वक्त ऐसा आया कि वो एक डिक्टेटर बन गए,
उन्होंने लोगों को बोलने से मना कर दिया, इज़हार राय की आज़ादी पे जेलों में पाबंदी डलवा लगा दिया, दी, सज़ाएँ दिलवाई, बिल्कुल। जेलों में डलवा दिया, लोगों के बोलचाल पे बंद करवा दी। हुँ, 8, 9, 10 आप पूरी एवरेज निकाल लें इस पूरे रीजन की। मोदी के साथ भी अब यही होने जा रहा है। मोदी का थर्ड टर्म चल रही है, तकरीबन उनके भी 10 साल, 11 साल हो चुके हैं। अब उनका वक़्त भी आ गया है और उनके अंदर भी, उनके जी का दिमाग में जाना एक ठहर खन्नास चुका। भर चुका। ठीक। देखें, मोदी के दिमाग में एक खन्नास भर चुका है। हुँ, वो अब ये समझते हैं कि वो एक ऐसी इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं कि वो किसी को भी डिक्टेट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। उनको खुशफ़हमी है कि अमेरिका भी सर उनके अभी साथ अभी है, भी है सर लेकिन खुशफ़हमी? अभी मई के इस महीने के वजह से बाद भी देखें, जून में भी अभी खुशफ़हमी है सर उनको मई अभी? देखें, अभी तो 20-22 दिन हुए हैं ना इस खन्नास को निकले हुए। हाँ, हाँ। इसी का तो वो रोना-पिटना कर रहे हैं जब वो राजस्थान में जाते हैं या वो जहाँ कहीं पे भी जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। उनके पास अब पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलने के अलावा कोई ऑप्शन क्या ऑप्शन रह नहीं है। गई है? हुँ, हुँ, एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक सिंता-मुआहदे की बात कर रहे हैं, सिंता-मुआहदा उनकी मजबूरी है। हुँ, आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर भी उसके ऊपर आ जाएगा और दूसरा, हमारे साथ चाइना इस वक़्त शाना-बशाना खड़ा है। अगर वो हुँ, हमारे साथ किसी भी किस्म की दुश्मनी करता है, हमारा पानी बंद करता है, जो कि वो अ, टेक्निकली करने के काबिल भी नहीं है। उसके हुँ, पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है जिसकी वजह से वो पानी बंद कर हुँ, सके। हुँ, तो सिंध मुआहदा तो आज या कल या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में खुल ही जाएगा। तो हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है जी, जी। कि जो जो मोदी है वो इस वक़्त अपनी लास्ट डिच एफर्ट कर रहा है अपने हुँ, आने वाले बिहार के इलेक्शंस में और शायद एक आध और रियासत में भी इलेक्शन होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आने वाले इलेक्शंस में अगर मोदी पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव बेचकर कामयाब होता है या नहीं, वो जो इलेक्शंस हैं वो मोदी का मुस्तकबिल का तयन करें। हुँ। और उसी इलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ जो है पाकिस्तान के ऊपर जारहियत जो जी, है बिल्कुल। वो एक तरह क्योंकि से उसके थोपने पास की और कोशिश की कुछ गई। जी सर। क्योंकि उसके पास और कुछ तो बेचने के लिए है नहीं। राफेल उसने करवा लिए जो उसने 2019 में लिए थे कि अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान की ऐसी-तैसी भेज देता। हुँ। अब आप मुझे बताएँ कि उसके पास बेचने के लिए है क्या? क्या इंडियन अवाम ट्रू प सर। मोदी का ये प्रोपेगेंडा या ये जो प्लेजेस वो जो दावे कर रहा है, वो लेगी? आई डोंट थिंक कि मोदी ठीक है, जो ठीक। है वो इन इलेक्शंस में कोई कामयाबी हासिल कर सके। कुछ सिचुएशन आप हमें समझाइएगा। एक तरफ कहीं न कहीं हम सुन रहे होते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं हम सुन रहे होते हैं अभी जैसे काशिफ़ साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात की तरफ पेशकदमी की जा रही है, कुछ चेहरे जो हैं मंज़र-ए-आम से हटते हुए हम देख रहे होंगे और बहुत सारी जगहों से ये जवाब आता है कि जी हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये शख्स तो अब ज़रूरी नहीं है मुल्क के लिए, पार्टी तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जिस तरह से हमने भारत को एक शिकस्त दी है, भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है सारी दुनिया के सामने, उस तरह से संभड़ियाल के अंदर कहा जा रहा है कि जी ये कहीं न कहीं उस वजह से भी अवाम में बहुत ज़्यादा जोश पाया जाता था, जो अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और नून लीग को उस चीज़ का क्रेडिट देने के लिए वोट दिया है नवीद साहब। बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो 1-2 चीज़ें, जैसे कि किसी ने यहाँ कहा कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है और आपने अभी इंडिया को जो हमने मुँह तोड़ जवाब दिया उसकी बात कही। मुझे तो लग रहा है कि रावी जो है ना अब लिख रहा है कि हर तरफ चीन ही चीन है, चैन ही चैन वाह, की वाह, बजाय। वाह! वाह! नंबर 1। ज़बरदस्त। नम नंबर 2, मैं थोड़ा-सा ब्रीफली इलेक्शन, ये जो बाय इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर 1-2 कमेंट करना चाहूँगा। प्लीज़ सर। देखें, ये वो इलेक्शन है जिसके ऊपर पीटीआई के कैंडिडेट्स को ये शिकायत करने का मौका नहीं मिला कि उनको कैंपेन नहीं करने दी गई। उनको पूरा मौका दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी लोग थे जो कि यूट्यूबर्स हैं या बड़े प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके जब सर्वेस किए, तो उन्होंने अपने इंक्लाइन को शो करते हुए 2 से 3% का मार्जिन दिया पीटीआई को, जो हुँ। कि सिर्फ उनके अपने सर्विस के मुताबिक था। ठीक, ठीक। तीसरी बात ये कि जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की, मैं हुँ। एक और बात कहूँगा कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, वो बाय इलेक्शंस हो या कोई भी जीता हो, जी। लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस। हुँ। ठीक है? अब आते हैं आपकी क्वेश्चन की तरफ। जी, जी सर। देखें, जो अब आप जो डील की बात कर रही हैं, एक थोड़ी-सी टाइमिंग को नोट करें। एक तरफ हलीमा खान कहती हैं कुछ लो और कुछ दो, और उसके कुछ दिनों बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद खान साहब की ट्वीट्स की जारहाना ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुँ। इसका मतलब ये है कि हलीमा खान की तरफ से पहले एक डेस्परेट कोशिश की गई, जिसको आगे से खाते का रिजल्ट ना मिलने के बाद
खान साहब ने अपनी तोपों का रुख जो है वो दोबारा से खोल दिया। अब इससे क्या साबित होता है? या तो खान साहब ये करना चाह रहे हैं कि हम ये करें कि हम एक तरफ से प्रेशर डालें, हम उनको प्रेशराइज़ करें कि अगर आपने हमारे साथ डील ना की और मुझे हुँ, और मेरे साथियों को ना छोड़ा, तो हम दोबारा इलेक्शन पे आ जाएँगे। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अ, मौसमी हालात और इदारों के साथ ताल्लुकात तहरीक शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हुँ, जो मौसमी हालात हैं, वो अगले आने वाले दिनों में इंतहाई शदीद सर्दी सॉरी गर्मी शुरू हो जाएगी। अगले हुँ, हुँ, जून का पूरा महीना है, जुलाई है, फिर अगस्त है। दूसरी बात, जब 2014 में इमरान खान ने तहरीक शुरू की थी, तब भी मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन इदारे साथ थे। इदारों ने ताहिरुल कादरी को और इमरान खान को रिश्ता-ए-एहतजाज में बंधवा दिया था। हुँ, दोनों लाहौर से चले और हुँ, इस्लामाबाद पहुँचे। 126 दिन वहाँ पे पहुँचे। जब 2014 में पहुँचे थे तो कोई गमला नहीं टूटा था और 126 दिन वो डी चौक में बैठे रहे थे। सही। जब इदारे साथ नहीं होते तो फिर हमने 26 नवंबर को देखा डी चौक तक कोई पहुँच भी नहीं सका।